देख रहे हैं। और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हर संडे को जो प्री के एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए, राधे राधे बेटा, राधे राधे, तो जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज वो मैराथन के फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे। तो मैं आज मैराथन के आखिरी सेगमेंट के रूप में आपके साथ उपलब्ध हूँ। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में या पीछे वाले उस पर फॉर्मेट में दिख रहा है कि हम लोग आज से दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आ गए सब लोग, तो हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और आज हमारा डिस्कशन रहेगा स्पेशली सल्तनत पीरियड को लेकर के। चलिए, ओके, प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है? तो जहां से सल्तनत काल का प्रारंभ होता है, जहां से हम सल्तनत पीरियड को पढ़ते हैं, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है। और यहाँ पर जब सल्तनत काल में हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो गुलाम वंश में हमको बहुत सारे शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें से एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, जिन्होंने उसी संदर्भ में शासन किया। और उसके बाद हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद फिर हैं बलवान। इनको हम लोग गुलाम वंश में ही रखते हैं, इन सभी शासकों को। तो ऐबक जो था उसका नाम था कुरान खां। उसका नाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, लेकिन कुरान खां इसलिए कहते हैं कि उसने कुरान को कंठस्थ कर लिया था। जो अजीक कुकी ने जैसे इन्हें खरीदा था, तो अजीक कुकी ने इनको खरीदने के बाद बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे उनको हॉर्स राइडिंग सिखाई। हॉर्स राइडिंग सिखाने के साथ उनको ऐसी परंपराएं भी सिखाई जो परंपराएं युद्ध कला से संबंधित थी। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं उन्होंने उसको सिखाई, बहुत बढ़िया। तो जो परंपराएं वो उनको सिखा रहे थे, जो परंपराएं उनको दिखाई दे रही थी, उन्हीं परंपराओं को अगर हम मूलतः देखेंगे तो उन्हीं परंपराओं में से उन्होंने अपने उसका विकास करना शुरू किया। किसका? जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए नए सेगमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कुरान खां के नाम से अपने आप को बहुत फेमस किया। और इन्होंने 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक को दो टाइटल और मिले कि उनको लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय, ये दो टाइटल और मिले उनको, क्योंकि उन्होंने उदारता अपनाते हुए, दूसरा कि उन्होंने कभी भी एक ऐसी पद धारण नहीं किया जैसे हम सुल्तान कहते हैं। उन्होंने हमेशा ही कैसा पद धारण किया, जिसे हम लोग कहते थे कि उन्होंने एक सिपह सालार का ही पद धारण किया, क्योंकि वो अपने आप को गौरी का सिपह सालार ही मानते थे। तो इन्होंने गौरी के अभियानों को, गौरी के उद्देश्यों को भारत में राजनीतिक रूप से पूरा करने का काम किया। लेकिन सडनली इनकी डेथ हो गई लाहौर में चौगान खेलते समय, जिस कारण से ये बहुत अधिक समय तक काम नहीं कर पाए और अल्प शासन इनको मिला। इनको लाख बख्श और हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, अगला है कुतलुक ख्वाजा ने मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में किया? कुतलुक ख्वाजा ने, तो हम ये देख लेते हैं पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, सिपह सालार, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, हम खिलजी वंश के बारे में समझते हैं और आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जितना कंठस्थ क्लियर आपको होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसकी आवश्यकता है नेगेटिव मार्किंग के दौरान। जो खिलजी वंश है उसका जो शासन काल है वो 1290 से लेकर के 1320 तक है। इस 1290 में से 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। इसी अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक बड़ा प्रसिद्ध मंगोल आक्रमण हुआ,
वो हुआ 1297 में, पहला मंगोल आक्रमण। इसको किया कादर ने किया, ठीक। और उसको विफल कर दिया किसने? जफर खान है, या जिसको हम लोग कहेंगे क्या कहते हैं उसको, जफर खान, उसने उसको हरा दिया। फिर 1298 में एक दूसरा आक्रमण हुआ जिसको किया सलदी ने। ये सब मंगोल हैं और इसको भी जफर खान ने समाप्त कर दिया। फिर 1299 में तीसरा आक्रमण हुआ और इसको किया कुतलुक ख्वाजा ने। कुतलुक ख्वाजा, और इसको भी इसने असफल कर दिया जफर खान ने। लेकिन इस तीसरे अभियान में जफर खान की डेथ हो गई, जफर खान की मृत्यु हो गई इसमें, ठीक। इसके बाद चौथा आक्रमण हुआ 1304 में, सॉरी 3 में, और इसको किया था तारगी ने। और 1305 में इसको किया था उसने तातर खान ने और तारगी ने। और एक आक्रमण हुआ 1306 में, इसको किया इकबाल मंद ने। ये तीनों आक्रमण का सामना, क्योंकि जफर खान की डेथ हो चुकी थी, तो इन तीनों आक्रमणों का सामना किया था उस समय जिनका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक जो इसके दूसरे वफादार सेनापति थे। तो आप देख रहे हैं 1296 से लेकर 1316 तक किसका शासनकाल है? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। तो इसी खिलजी के शासनकाल में ये सब हुआ। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना इस समय कुतलुक ख्वाजा का अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुआ। और कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण कब हुआ है? 1299 में। और टोटल इन्होंने 6 मंगोल आक्रमणों का सामना किया है कुतलुक ख्वाजा ने। ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इसी की बात करेंगे तो सबसे अधिक 29 मंगोल आक्रमणों का सामना गाजी मलिक ने किया था, है ना। अगर कोई पूछे सबसे अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किसने किया है, तो फिर गाजी मलिक ने किया है, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा हुए, है ना। और कौन कौन से हुए ये मैंने बता दिया है। 6 आक्रमण हुए थे, किस किस ने किए थे, किस किस ने उनको असफल कर दिया था, ये भी मैंने बताया उसको, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि पहला किसके समय पर हुआ। और इसमें सब महत्वपूर्ण थे, कादर, सलदी, कुतलुक ख्वाजा, तारगी, तातर खां, ठीक। और इसके बाद इकबाल मंद। तो इकबाल मंद अलाउद्दीन के समय का सबसे अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट, कौन सा एक अलाउद्दीन द्वारा स्थापित विभाग नहीं है? अलाउद्दीन का शासनकाल आपको पता ही है। अलाउद्दीन 1296 से 1316। अलाउद्दीन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया था, है ना, मंत्रालय। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे विभाग बनाए थे जिनको उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी दी थी। जैसे उन्होंने एक बनाया था वजारत, दीवाने वजारत, और एक बनाया था दीवाने अर्ज या आरिज, ठीक। और एक बनाया था उन्होंने इसके बाद दीवाने रसालत, ठीक। और फिर एक बनाया था दीवाने इंसा। ये उन्होंने 4 विभाग बनाए थे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सबसे प्रमुख होता था वजीर, जिसे वजारत विभाग का प्रमुख माना जाता था, वो सबसे प्रमुख पद होता था इनके समय पर। इसके अलावा ये सैन्य पद था, ये वित्त का पद था, और ये धार्मिक और सैन्य दोनों का मिला जुला पद था। इसमें से जो विभाग बनवाए गए हैं, इन विभागों में सब अलाउद्दीन के पास थे। इसके अलावा अलाउद्दीन ने एक विभाग और बनाया, दीवाने मुस्तखराज, ठीक।
इसके अलावा कुछ उसने पद भी बनाए थे, जैसे शाहना ए मंडी। तो शाहना का मतलब होता है इंस्पेक्टर, तो बाजार का जो इंस्पेक्शन करने के लिए उसने बनाया था उसे ही हम लोग कहते थे शाहनाए मंडी। अब यहां देखेंगे आप ध्यान से कि दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, ये तो सब बनाई है उसने, ये भी बनाया है, ये भी बनाया है, ये भी बनाया है। ये नहीं बनाया क्योंकि दीवाने बंदगान गुलामों के लिए एक विभाग बनाया था, इसको बनाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक का विभाग है, इसके पास था ये। ठीक, यस। हाँ, नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी, सल्तनत कालीन जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें सबसे प्रमुख है तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी। ख्वाजाइन उल फतू, ये है अमीर खुसरो की किताब। फतू उस सलातीन, इसको लिखा है ईसाकी ने। और रहला, ये है इब्न बतूता की पुस्तक है। अब इनके थोड़े से सब्जेक्ट मैटर की बात कर लेते हैं। जैसे जब हम तारीख फिरोज शाही की बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी की, तो ये राजनीतिक एवं सामाजिक, है ना, दोनों ही प्रकार की जानकारी को रखती है। और जो खजाइन उल फतू है ये सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जानकारी को डिस्क्लोज करती है। और फतू उस सलातीन है, ये केवल राजनीतिक पुस्तक है। और इब्न बतूता एक यात्रा वृत्तांत है। तो दैट इज अ ट्रेवलिंग अकाउंट and that is the politically description and that is the cultural and political and that is the political and social description of that time. So you can see the various types of books were published at that time and every book of that time has the particular topic to be discussed. Yes, very good, very good. तो ये किताबें हैं। अब इसमें हम ये पूछेंगे जैसे इनमें से कौन सी किताब में दास प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। विच वन ऑफ दीज बुक्स कंसिस्ट नॉलेज अबाउट दास सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम। तो इसमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में अगर कोई बुक डिस्कस करती है तो वो खुजाइन उल फतू है। दास परंपरा का व्यवस्थित वर्णन यहां मिलेगा। ठीक है। और तारीख फिरोज शाही में दास प्रथा के साथ प्रशासन की इकाइयों का वर्णन मिलेगा, लेकिन दास प्रथा का पहला उल्लेख खुजाइन उल फतू शाह में भी मिलता है। तो ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ठीक है। नेक्स्ट, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का, तो हम खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो भी पढ़ें उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ें, क्योंकि आप अगर डिलेमा में रहेंगे, डाउट में रहेंगे, तो आपके जो प्रश्न हैं वे सही नहीं हो पाएंगे परीक्षाओं में। तो इसमें सबसे पहले थे जलालुद्दीन। खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी 1290 से लेकर के 1296 तक इनका पीरियड रहा। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन, सबसे ज्यादा ताकतवर शासक।
अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी ने इसको किया था 1296 से लेकर के 1316 तक। अब यहां आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब अलाउद्दीन अंतिम समय में था तो उसने अपने ही एक गुलाम मलिक काफूर, उसका जो गुलाम था मलिक काफूर, उससे उसने सहायता, उसने उससे राय ली कि मुझे अपने बाद किसे राजा बना देना चाहिए, है ना, अपने बाद मुझे किसे राजा बना देना चाहिए। तो उसने अपने बाद 1316 में सिहाबुद्दीन उमर को बनाया। अब ध्यान से समझिएगा कहानी कैसे बदलेगी। सिहाबुद्दीन उमर को बनाया उन्होंने 1316 में शासक। ये बहुत अल्पायु था, ये अल्पायु था। और उसने मलिक काफूर के कहने पर इसीलिए बनाया, मलिक काफूर ने इसीलिए उसको बनवाया क्योंकि मलिक काफूर को ये लगता था कि अगर ये सब हुआ इसी व्यवस्था के अनुसार तो ये राजा छोटा है, तो इसकी वास्तविक शक्ति किसके पास आ जाएगी, मलिक काफूर के पास आ जाएगी। दैट इज वाई ग्रेजुअली मलिक काफूर बिकेम द सो पावरफुल। तो मलिक काफूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया उस व्यवस्था को देखने के लिए कि मलिक काफूर की स्थिति बहुत ही मतलब ताकतवर हो गया। इसके बाद उसका जो दूसरा बेटा था उसको लगा कि ये मलिक काफूर बहुत ज्यादा ही ताकतवर हुआ है, और जनवरी में जब उसकी डेथ हुई मलिक अलाउद्दीन खिलजी की, उसके ठीक 25 दिन बाद उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी। उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी कुतुब मुबारक खिलजी ने। कुतुब मुबारक खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, अपने भाई को अंधा करके वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले ली। और इसके बारे में वही कहा जाता है कि थोड़ा सा मानसिक रूप से वैसा शासक था, मानसिक रूप से कमजोर शासक था। और इसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसके बाद जो गद्दी मिली वो नसरुद्दीन खुसरव शाह ने ले ली। नसरुद्दीन खुसरव शाह। अब इसमें एक वो है, नसरुद्दीन खुसरव शाह उस समय कन्वर्टेड मुस्लिम था, है ना, ये परिवर्तित मुस्लिम था इसीलिए। और जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर एक गुलाम बहुत सशक्त रहा, उसने बहुत सारे मंगोलों को पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी के समय तक, मैंने अभी बताया था उसका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक को ये लगा कि जब किसी खानदान के किसी व्यक्ति को गद्दी नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट ये गद्दी इसे ना मिलकर के मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन खुसरव शाह ने क्या किया उस समय बड़ी चालाकी से, उस समय दिल्ली के जो प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था औलिया, निजामुद्दीन औलिया, औलिया से ये कहलवा दिया कि शासक नसरुद्दीन खुसरव शाह को बनना चाहिए। गाजी मलिक ने खुसरव शाह की परवाह ना करते हुए, उसने निजामुद्दीन औलिया की परवाह ना करते हुए इसके साथ युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद उसने 8 सितंबर 1320 को इसको पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी 5 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में उसने नसरुद्दीन खुसरव शाह को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो जैसे उसने दिल्ली पर अधिकार किया तो अब वो समझ गया कि मुझे दिल्ली को बहुत ताकत के साथ इसको संभालना पड़ेगा। और यहीं से कहानी शुरू हुई कि गाजी मलिक ने 1320 में अपना जो टाइटल है वो चेंज करके गयासुद्दीन तुगलक कर लिया, और यहां से तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो अंतिम शासक कौन हुआ, नसीरुद्दीन खुसरव शाह हुआ। ठीक, तो सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरव शाह। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है कोई? यस, दिल्ली में दरगाह है उनकी, जो निजामुद्दीन स्टेशन उन्हीं के नाम पर है ना, उन्हीं के नाम पर निजामुद्दीन स्टेशन है, निजामुद्दीन स्टेशन के पास ही उनकी दरगाह है। और उनकी दरगाह से थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे तो वहीं आपको मिल जाएगी कब्र, मिर्जा गालिब की कब्र भी वहीं बनी हुई है, बहुत साधारण सी कब्र है उनकी। तो ये स्पष्ट है कि अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरव शाह, और उसको पराजित करके गाजी मलिक ने यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना की, क्योंकि इसने अपना टाइटल चेंज कर लिया और इसका टाइटल हो गया था गाजी मलिक का गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक 8 सितंबर 1320। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। तुगलक वंश के किस शासक को रस्म मियान के लिए जाना जाता है? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कंटिन्यूअस हमको मिल गया। अभी मैंने ये देखा कि जो खिलजी वंश था
जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश की अंत कर दिया 1320 में, और यहां स्थापित हुआ तुगलक वंश। तो तुगलक वंश यहां स्थापित हुआ। अब इस तुगलक वंश की स्थिति हुई 1320 में। जब ये तुगलक वंश को स्थापित करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, तो चूंकि वह पहले सेनापति रहा था, अब वो शासक बना है पहली बार, तो उसे अपनी नीति बदलनी थी। वो जनता के साथ बहुत ज्यादा कठोर, हार्श नहीं हो सकता था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जनता के साथ बहुत हार्श और कठोर नहीं हो सकता था। इसलिए उसने जनता के साथ अपनी नीति बदलते हुए सॉफ्ट व्यवहार करना शुरू किया। तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो सकता था, इसलिए उसने कठोर और उसके बीच की एक मध्य मार्गी नीति का अनुसरण किया। मध्य मार्गी नीति का अनुसरण किया, जिसे कहा जाता है रश्म मियान या फिर रश्म ए मियान। ठीक है, इसको कहते हैं मध्य मार्गी नीति। और ये किसने अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई। और यही गयासुद्दीन तुगलक कौन है? गाजी मलिक, जिसने अलाउद्दीन के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े और मंगोलों को पराजित किया। तो ये इसका टाइटल है, इसीलिए इसको कहा जाता है गाजी मलिक के नाम से। नेक्स्ट, सल्तनत काल के किस शासक ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया सल्तनत काल में? तो हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में पहले आया गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जब आया 1351 में, तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए, और इसने 1360 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। उड़ीसा की एक जगह थी जाजनगर, उस जाजनगर पर अटैक करते हुए वहां के एक शासक थे जिनको हम कहते थे भीम तृतीय के नाम से जानते थे ना, उनको उसने पराजित किया और वहां ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ था 1360 में। फिरोज शाह तुगलक 1360 में। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने नगरीय प्रशासन पर अधिक बल दिया? किस शासक ने नगरीय प्रशासन पर अधिक बल दिया? उसको ऐसे समझिएगा, जब हम नगरीय प्रशासन की बात करते हैं तुगलक वंश के शासकों ने इस पर सबसे अधिक कार्य किया। कैसे? तो देखिए, गियासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने, चूंकि इसको तो अपनी योजनाओं के कारण से असफल कहा गया, ठीक, इसने सबसे अधिक, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। अब इसने एक विभाग की स्थापना की, है ना, जिसे वो कहते थे सार्वजनिक कल्याण विभाग, पीडब्ल्यू, सार्वजनिक कल्याण विभाग की स्थापना की, जिसने क्या किया? सबसे ज्यादा नहरें बनवाई, सराय बनवाई,
बगीचे बनवाए और शहर बसाए। और शहरों में सबसे फेमस कौन सा था? हिसार, और एक था जौनपुर। हिसार और जौनपुर, तो दो इसने शहर बसाए। शहर तो उसने बहुत सारे बसाए थे, 1000 से ज्यादा बगीचे बनवाए। ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसीलिए इसको हमने कम सेगमेंट दिया है, लेकिन फिर भी साहित्य को लेकर के, शब्दों को लेकर के वो क्वेश्चन पूछता है। साहित्य को लेकर के किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। जैसे उसने एक बार पूछा था कि साहित्य कुछ शब्द पूछा था, उत्बी किसे कहा जाता है। तो ऐसे कुछ शब्दों को, साहित्य को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बहुत सिलेक्टेड टॉपिक लिए गए हैं जहां से कि क्वेश्चन हमारा लगभग लगभग बन जाए पीएससी के पेपर में। ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर होगा, किस पर अधिक बल दिया गया नगरीय प्रशासन पर? फिरोज शाह ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पर सबसे अधिक बल दिया, नगरीय प्रशासन पर। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन पर सबसे ज्यादा बल अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, क्योंकि इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बनाई थी, कुछ विभाग बनाए थे। लेकिन जो नगरीय प्रशासन की बात करेंगे तो वो नगरीय प्रशासन की जो सबसे ज्यादा चीजें थी वो हमको किसमें मिली? फिरोज शाह तुगलक के समय पर मिली, नगरीय प्रशासन से संबंधित चीजें। समझ गए? तो इसलिए हम केवल उन्हीं फैक्ट पर बात करेंगे जो फैक्ट परीक्षाओं से संबंधित हैं और एक दो प्रश्न के रूप में हमको मिल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको दो ही सेगमेंट में बांटा है कि आइदर वी आर गोइंग टू डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्तनत पीरियड। तो पहले हम एंटायर सल्तनत पीरियड को डिस्कशन करेंगे। ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मुगल पीरियड्स। तो हमें केवल मुगलों और सल्तनत पीरियड के बारे में ही बात करनी है, जहां से स्थापत्य के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से साहित्य के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से कोई भी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं केवल हम उसी पर बात करेंगे, है ना। तो स्पष्ट है। तो फिरोज शाह तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक को बारे में ये कहा जा सकता है कि जितने सपने थे तुगलक वंश के शासकों ने देखे, उन सपनों को एक दिशा देने का और सही मार्ग तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा कार्य किया था, वो कार्य किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्योंकि उसने अनाथ बच्चों के लिए उसने अस्पताल बनवाया, एक फ्री का अस्पताल उसने बनवाया। किस लिए? कि ताकि लोगों को, खैराती अस्पताल जिसको कहते हैं, वो उसने बनवाया। इसके अलावा उसने दीवान जो गुलाम होते थे उनके रखरखाव के लिए बनाया। उसने जो विधवा महिलाएं थी उनके रहने के लिए सराय बनवाई। उसने आर्किटेक्चर के अलावा उसने जैसे बाग बगीचे बनवाए। तो इस पूरे नगरीय प्रशासन को उसने डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित किया और काफी उसका किया, इस काफी विकास किया। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि उसने नहरें बनवाई। तो जब नहरें बनवाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए बनवाई जाएंगी, और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई जाएंगी तो उस पर कर लगेगा, सिंचाई कर। इसलिए उसने एक सिंचाई कर भी लगवाया जिसे कहते थे शर्व। शर्व। ठीक है। नेक्स्ट, तैमूरलंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूरलंग। तैमूरलंग का दिल्ली में आक्रमण 1398 में होता है ना। अब दिल्ली में जो राजवंश थे उनमें हम लोग किस किस को पढ़ते हैं? गुलाम वंश। फिर गुलाम वंश के बाद हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी, है ना। फिर उसके बाद पढ़ते हैं सैयद, लोधी और मुगल। ये पूरे मध्यकाल में पढ़ते हैं जिसमें मुगल सल्तनत में नहीं है। अब इन्होंने शासन किया 1206 से लेकर के 1290 तक। इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलकों ने किया 1320 से लेकर के लगभग 1414 तक। सैयद ने किया 1414 से लेकर के 1451 तक। इन्होंने किया 1451 से लेकर के 1526 तक। तैमूरलंग कब आता है? तैमूर
उसका नाम था तैमूरलैन गुरखानी। गुरखानी उसका जो टाइटल था, वहां से वो निकला और ये 1398 में दिल्ली पहुंचा। तो ये तो तय है कि दिल्ली में शासक किसका था उस समय, तुगलक वंश का था। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुगलक वंश का रहा होगा। अब तुगलक वंश के शासक कौन से थे, तो उसके शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह। तो महमूद शाह के समय पर वो पहुंचा आक्रमण करने के लिए। और तैमूर के बारे में क्या ही बताया जाए कि ये 1398 में जब दिल्ली का शासक था, तो तैमूर जब अपनी सेना लेके पहुंचा तो उसने लगभग 15 दिन में दिल्ली को शमशान में परिवर्तित कर दिया। इतना क्रूअल था तैमूर, है ना। और तैमूर बहुत ही फेमस रहा। और तैमूर के बाद देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक लीनेज बता देता हूं। तैमूर के 4 बेटे थे। एक था जहांगीर मिर्जा, एक था चलिए, हेलो, ठीक, यस, हाँ अभी हो गया बेटा। हम्म सही हो गया उसको बेटा, बफरिंग होने लगी थी अचानक से। हम्म तो यहाँ आपने देखा कि कैसे तैमूर से संबंधित है बाबर। इसलिए बाबर अपने आप को नस्ले तैमूर कहता था कि हम नस्ले तैमूर से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो वो नस्ले तैमूर से संबंधित था। और जब वो आया तो उसने 15 दिन में दिल्ली को शमशान बना दिया। और दिल्ली में अपने ही वजीरों को बिठा करके दिल्ली की सत्ता को इनडायरेक्टली अपने, ये सब उसी वंश के शासक हैं। तो उस समय नसरुद्दीन महमूद शाह था और इसी के जस्ट बाद स्थापना हुई सैयद वंश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से किसका संबंध कुतुब मीनार के स्थापत्य से नहीं है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जिम्मेदारी मिली कि गौरी ने भारत में जो इस्लामी परंपरा स्थापित की है उसे वो आगे बढ़ाए। ठीक है, उसे वो आगे बढ़ाए। तो ये परंपरा उसको दी गई कार्य करने के लिए। तो यहां उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने स्थापत्य को परिवर्तित किया। स्थापत्य का मतलब यह है कि हिंदू स्थापत्य को मुस्लिम स्थापत्य से परिवर्तित किया जाए। और इसने एक मीनार बनवाई, मीनार जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। और ये कुतुब मीनार उसने अपने नाम से नहीं बनवाई, ये एक सूफी संत थे, है ना, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका इससे उससे उसके नाम से बनवाई। और ये पूरी नहीं कर पाया, अपूर्ण थी, तो इसको पूरा करने का काम किया इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करने का काम किया। फिर कुछ समय बाद इसमें फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने इस पर एक मंजिल और बनवाई। और उसके बाद सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई। सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत यानी जीर्णोद्वार करवाया इसका। तो इससे 4 शासकों का संबंध रहा है, 4 अलग अलग वंश के शासकों से। जैसे इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, सिकंदर लोधी ने मरम्मत करवाई, और गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि कुतुब मीनार किस उद्देश्य से बनवाई गई, क्या उसका उपयोग था? वाई कुतुबुद्दीन ऐबक डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ मीनारेट। तो वो ऐसी मीनारेट बनवाने के पीछे उसकी क्या रणनीति थी, क्यों बनवाना चाहता था ऐसी मीनारेट, और उसने क्यों बनवाई? ठीक है, तो आप इसका उत्तर दीजिए। राधिका, इंदू, ब्लू आइज, है ना, कपिल,
कि कुतुब मीनार क्यों बनवाई गई, क्या उद्देश्य था उसका? अच्छा अच्छा, देखिए इस्लामी परंपरा में जो ईश्वर की आराधना है उसको नमाज कहा जाता है, ठीक है। तो नमाज पढ़ने के लिए पहले लोगों को बुलाया जाता है। तो नमाज पढ़ने के लिए जब लोगों को बुलाते हैं तो उसके लिए एक अजान की जाती है। तो अजान हमेशा ही, जैसे आपने देखा होगा कभी लाउड स्पीकर से मस्जिद से होती है, तो अजान लाउड स्पीकर से होती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसने ये क्या कहते हैं, अजान के लिए बनवाई कि उस पर चढ़ करके अजान दी जाती थी, नमाज नहीं होती थी उस पर, अजान के लिए, है ना। और नमाज इस्लाम में, नमाज की कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन किसी ऊंचे स्थान से खड़े होकर के हम नमाज के लिए एक टाइम मुकर्रर करते हैं और लोगों को बुलाते हैं कि भाई आ जाइए, नमाज का समय हो गया है। तो अजान करने के लिए उसको बनाया गया, ये इसका यूज है। और कुतुब मीनार के बारे में अगर देखा जाए तो ये 72 मीटर ऊंची है बस, ठीक है। जबकि ताजमहल की बात करेंगे तो इससे ऊंचा है। ताजमहल 82.5 मीटर ऊंचा है। ताजमहल ये केवल 72 मीटर ऊंची है। ताजमहल कुतुब मीनार से ज्यादा मीटर ऊंचा है ना। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट, एमपीपीएससी का जो टारगेट बैच है वो, अब आपने देखा होगा कि प्री के लिए टारगेट बैच चलाया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि माइनस मार्किंग जैसे अब आ गई है पेपर में, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि माइनस मार्किंग में हमको प्रश्नों को डील कैसे करना है। जैसे इन्हें उसको डील कैसे करेंगे, मतलब ये है कि जो प्रश्न पर हमें डाउट है उसको गोला भरना है कि नहीं भरना। तो इन सब की प्रैक्टिस और कैसे उन पेपरों को सॉल्व करना है ये, और अपनी तैयारी को एक लेवल अप यानी क्रिस्टल क्लियर रखना है। अब आपके पास डिलेमा वाले आंसर को आप टिक नहीं कर सकते। डिलेमा वाले आंसर टिक करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा डिलेमा वाले आंसर, क्योंकि उनके गलत होने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं माइनस मार्किंग से। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय शासक कौन था? ठीक है, तो आज का लेक्चर तो मुझे लग रहा है अलाउद्दीन को ही डेडिकेटेड हो गया। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का शासन 1296 से लेके 1316 तक। अब अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या किया, अपनी सेना को भेजा गुजरात, गुजरात, और गुजरात में भेजा 1298 में। और गुजरात में राजा थे कर्ण, जो कि बघेल वंश के थे। आपको याद है मैंने बताया था बघेल वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? उसी क्षेत्र में हुई थी, लवण प्रसाद ने की थी, है ना। ठीक है, तो वहां की स्थापना की थी। ठीक ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पहला आक्रमण था, और इस आक्रमण को पूरा करने के लिए कौन गए थे? नुसरत खां। नुसरत खां प्लस उलूग खां, इन लोगों ने इस आक्रमण, इस पर गुजरात पर अधिकार कर लिया। राजा यहां से भाग गया और राजा की वाइफ कमला देवी को इन्होंने अपने साथ ले लिया। और जब यहां से ये गुजरात से वापस लौट रहे थे तो यहीं उन्होंने एक गुलाम को खरीदा, एक गुलाम को खरीदा कच्छ के बाजार से, और ये खरीदा 1000 दिनार में, 1000 दिनार में इसको खरीदा, जिस कारण से उसे 1000 दिनारी या दीनारी भी कहते थे। ठीक, और इसी का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, सी से या के से, कैसे भी लिख लीजिए, तो ये मलिक काफूर था। अब इसके बाद उसका जो दूसरा अभियान था, यहां से गुजरात से होते हुए फिर उनकी सेनाएं पहुंची जैसलमेर, और जैसलमेर में ये लोग पहुंचे 1299 में, 99। वहां पे शासक कौन थे? तिलक सिंह प्लस दूधा सिंह। तिलक सिंह और दूधा सिंह को पराजित किया, और यहां से फिर ये पहुंचे रणथंबोर। रणथंबोर, और रणथंबोर में उन्होंने पराजित किया
हम्मीर देव को। तो रणथंभौर में कब पहुंचे हैं? 1301 में। और इसके बाद अलाउद्दीन की सेनाएं पहुंची हैं 1303 चित्तौड़। और यहां रावल रतन सिंह, रावण रतन सिंह को यहां पर पराजित किया उन्होंने। और इसके बाद 1305 में ही और 1305 में ही एक था जालौर और एक था मालवा, ठीक, जिसमें जालौर का शासक था कान्हड़ देव और यहाँ का शासक था महालक देव जो परमार शासक था। ठीक, ये उत्तर भारत का पूरा अभियान अलाउद्दीन ने चलाया और उत्तर भारत के अभियानों को जीतने का श्रेय ज्यादातर उसके सेनापति वो नुसरत खान को ही जाता है। ठीक, इसके बाद अलाउद्दीन दक्षिण की ओर भी गया और दक्षिण की ओर अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा, जिसे जीता गया था किन से अभियान के तहत? गुजरात अभियान के तहत। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि द मलिक काफूर वाज परचेज्ड ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान उन्होंने मलिक काफूर को खरीदा? तो ये गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया, कच्छ के बाजार से, कच्छ में गुलामों के बाजार से उसको खरीदा गया और 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसको इसलिए उसका जो नाम है वो 1000 दिनारी भी मिलता है मलिक काफूर का। और इसके बाद उनकी सेनाएं पहुंची जैसलमेर, रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़। चित्तौड़ पे जब उसने कब्जा किया अलाउद्दीन ने, तो अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद, अपना बेटा खिज्र खां के नाम पर। लेकिन खिज्र खां बहुत अलाउद्दीन की डेथ के बाद वह उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। जैसे अलाउद्दीन की डेथ जब हो गई 1316 को, तो खिज्र खां उस माहौल को कंटिन्यू नहीं कर सका और अंततः तब तक राजस्थान में चित्तौड़ के आसपास के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने इस पर अधिकार करने की योजना बना ली और इनकी ही इस अधिकार करने की योजना को सबसे पहले शुरू किया हम्मीर सिंह ने। हम्मीर सिंह, क्षेत्र सिंह, लखा सिंह, मोकल सिंह, उसके बाद फिर आते हैं कुंभकर्ण सिंह, फिर आते हैं संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा और कुंभकर्ण सिंह राणा कुंभा। तो वहां से सिसोदिया राजपूतों ने फिर इसको रिवाइव किया चित्तौड़ को। एंड आफ्टर दैट नो वन कुड कंट्रोल ओवर द चित्तौड़ until the महाराणा प्रताप defeated the most powerful king of that time। ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो, चलो ठीक ठीक ठीक। चलिए हम देखते हैं अब आगे की परंपरा को। अब आगे की परंपरा ऐसे चलेगी कि अलाउद्दीन के हमने ये सारे अभियान तो पढ़ लिए, अलाउद्दीन के सारे अभियान भी समझ लिए, दक्षिण भारत के अभियान भी उसके पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बेटा राधे राधे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्ण। हालांकि ये कहानी बहुत बड़ी है। जो बघेल शासक था कर्ण, ये राजा वहां पर मारा नहीं गया, ये अपना खजाना और अपनी पुत्री को लेकर के दक्षिण की ओर चला गया देवगिरी में, और देवगिरी के राजा ने उसको शरण दे दी। इसलिए देवगिरी का राजा भी अलाउद्दीन की नजरों में चढ़ गया और उसने डिसाइड किया देवगिरी के राजा को भी वह नहीं छोड़ेगा और देवगिरी के राजा के खिलाफ उसने अलाउद्दीन को भेजा को 1307 में। ठीक, नेक्स्ट, भारत के कौन से क्षेत्र में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण का सामना किया? देखिए, जब भारत में राजपूत परंपरा ने बहुत सारे ऐसे राज्यों को उत्पन्न किया था, जैसे यहां हम देखेंगे तो एक बड़ा राज्य था जिसको कहते थे हिंदू शाही। ठीक, और हिंदू शाही के ठीक बगल में इधर था जिसको कहते थे तुर्कशाही यानी कि गजनी का राज्य, गजनी। और यहां एक राज्य था जिसको कहते थे सिंध, सिंध। और उस समय यहां का जो राज्य है वो है चौहानों का राज्य। ठीक, और यहां आप देखेंगे छोटा सा ये तोमरों का राज्य दिल्ली के पास। और ये एक सबसे पावरफुल अच्छा राज्य था
इसको कहते थे गहड़वालों का राज्य है कन्नौज में, गहड़वाल, और इसके ऊपर यहाँ पे थे कश्मीर के क्षेत्र, तो यहाँ पर कश्मीर का राज्य था। ठीक, यहां देखेंगे तो परमार थे, यहां देखेंगे तो कलचुरी थे, यहां देखेंगे तो गंग थे, यहां देखेंगे तो गौंड थे, यहां देखेंगे तो चालुक्य थे। तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा बटा हुआ है। तो जब जैसे इन क्षेत्रों में इस्लाम की स्थापना हुई, तो इस्लाम की स्थापना के कारण से यहां पर दो क्षेत्र आए इस्लाम के, एक था तुर्की और एक था अरबी। तो अरबियों ने सबसे पहले यहां पर आक्रमण किया 712 में, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उसने यहां पर आक्रमण किया और यहां के हिंदू राजा, जो ब्राह्मण राजा थे दाहिर, उनको पराजित करके उन क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी सिंध में सबसे पहले मुस्लिम संस्कृति का आक्रमण यहां पर हुआ अरबियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा सिंध। और सिंध में राजा कौन थे? दाहिर, और उनका बेटा जय सिंह, ठीक है। और यहीं से दाहिरी राजा की दो बेटियों को बंधक बनाया गया, और उसकी एक पत्नी थी रानी लाडी, उसको भी बंधक बनाया गया। तो इन क्षेत्रों में इनका शासन सबसे पहले आया। तो सिंध क्षेत्र सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणों का शिकार हुआ भारत में। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। यस, उसको पराजित किया था, और पहले वहां पर उसने देवल को जीता। देवल के बाद फिर वो पहुंचा नीरून, नीरून के बाद फिर वो पहुंचा राउर, राउर के बाद ब्राह्मणाबाद, और ब्राह्मणाबाद बाद वो पहुंचा अरोड़। तो उसने उन सभी एक एक करके शहरों पर अधिकार करके सिंध पर, लेकिन 715 में जब अल हज्जाज की गवर्नर की डेथ हो गई, खलीफा की डेथ हो गई, तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया था, रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी वहां पर। तो अरबी आक्रमण भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। अरबियों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन भारत में वे साम्राज्य यानी कि इंस्टॉल नहीं कर सके इस बड़े साम्राज्य को। तो इंस्टॉल नहीं हो पाया, ये उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। इसका फायदा उठाया किसने? उसका फायदा उठाया तुर्कियों ने। वो तुर्कियों में अलप्तगिन के बाद सुबुक्तगिन ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करके एक एक करके अधिकार करना शुरू किया, और सुबुक्तगिन के बाद फिर गजनबी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, और गजनबी के बाद गौरी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और पृथ्वीराज चौहान को हरा करके राजस्थान के क्षेत्रों पर, अजमेर पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल सही कहा। चचनामा, यानी दाहिर के जो पिताजी थे उनका नाम चच था, चच है ना। तो अल कुफी की जो बुक है, अल कुफी की बुक है चचनामा, उससे हमें इन अरबी आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है, चच दाहिर के पिताजी का नाम था, है ना। नेक्स्ट, दक्षिण का कौन सा राज्य अलाउद्दीन ने नहीं जीता? देखो, मैंने अभी अलाउद्दीन के उत्तरी अभियान बताए थे। अब आप ये समझिए, आज का लेक्चर पूरा अलाउद्दीन के लिए ही है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान। तो दक्षिणी अभियान में सबसे पहले आता है यहां का देवगिरी, फिर यहां का आएगा वारंगल, वारंगल, ठीक है। तो देवगिरी में कौन है राजा? रामचंद्र देव। यहां पे राजा कौन है? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। और यहां जो शासक है वो राज्य है कौन सा? होयसल। और इस राज्य को चला रहे थे वीर बल्लाल। और यहां जो राज्य है पांडे, और इस राज्य को चला रहे थे सुंदर पांडे। तो अलाउद्दीन ने अपनी सेना भेज करके देवगिरी, वारंगल और होयसल और पांडे को पराजित किया। और यह परंपरा शुरू हुई 1307, 1308, 1310, 1310 और वापस 1311। और उसके बाद अलाउद्दीन वापस दिल्ली पहुंच गया। तो यहां उसने जो परंपरा कायम की, यहीं से अलाउद्दीन को मिला कोहिनूर हीरा, कोहो ए
नूर का हीरा मिला। उसका नाम कोहिनूर दिया था नादिर शाह ने। नादिर शाह जब उसको लूट के ले गया 1739 में, तो उसने कहा था कि ये हीरा तो कोहो ए नूर है। कोह यानी कि पर्वत और नूर यानी कि रोशनी, यानी रोशनी का पर्वत है, इसलिए उन्होंने उसे कहा कोहिनूर। कोहिनूर का हीरा का नाम उस समय पड़ा, है ना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा राज्य उसने नहीं जीता? तो होयसल उसने जीता, काकतीय जीता, देवगिरी जीता, चेर नहीं जीता। इसकी जगह पर उसने पांड्य राज्य को जीता था, पांड्य, है ना। और होयसल में उसने वीर बल्लाल को हराया था, और यहां उसने प्रताप रुद्रदेव को हराया था, और देवगिरी में रामचंद्र और उसके बेटे शंकर देव। ठीक है, और पांड्य में उसने सुंदर पांड्य को पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सल्तनत काल में प्रमुख पद कौन सा था? सल्तनत काल में सबसे प्रमुख पद कौन सा था? तो सल्तनत काल में जैसे हम कहेंगे, जो अश्वरोही होते थे, अश्वरोही, अश्वरोही का मतलब होता था घुड़सवार सैनिक। तो सल्तनत काल में क्या परंपरा बनाई? उन्होंने कहा कि 10 अश्वरोही के ऊपर एक पद होगा जिसको कहेंगे सर ए खेल। ये एक होगा, उसके ऊपर एक। ऐसे ही 10 सर ए खेल के ऊपर एक सिपाह सालार होगा, सिपाह सालार होगा। और ऐसे ही 10 सिपाह सालार के ऊपर एक अमीर होगा, और 10 अमीर बराबर एक मलिक। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया? मलिक हो गया। सबसे प्रमुख पद कौन सा हो गया? मलिक हो गया। अमीर नहीं, अमीर के ऊपर मलिक होता था। 10 अमीरों के बराबर एक मलिक होता था, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक ठीक ठीक। कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर के? एकदम से क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा मलिक, सबसे प्रमुख पद था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में शब्द फलाखून का क्या अर्थ था? फलाखून, अच्छा प्रश्न है। फलाखून एक्चुअली में मैं सीधा सीधा बता देता हूं, गुलेल को कहते थे, गुलेल को फलाखून कहा जाता था। तलवार को तो शमशीर कहा जाता था। ठीक है, सैन टुकड़ी को बस्त खान कहते थे। गुलेल का मैंने बता दिया, फलाखून। जो हस्ती सेना थी उसको कहते थे अखलाक। तो ये सल्तनत काल में कुछ देखिए, जैसे कि सल्तनत काल भारत में स्थापित हुआ तो भारत में एक दूसरी संस्कृति का इंस्टॉलेशन हुआ, और उस दूसरी संस्कृति में अरबी संस्कृति, तुर्की संस्कृति, इन सब का इंस्टॉलेशन हुआ तेजी से। तो इतना सारा जो इंस्टॉलेशन हो रहा था, इस इंस्टॉलेशन के कारण ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदली, तो शब्द भी बदले। आज भी हम अपनी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिन शब्दों का संबंध किससे है, जिन शब्दों का संबंध हम किससे मान लेते हैं कि दूसरी भाषाओं से है ना। तो दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले तो ये इसमें उत्तर होगा गुलेल।
ठीक है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की परंपरा किस शासक ने प्रारंभ की? सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो बड़ी परंपराएं शुरू की थी उस समय। कुछ तो उसने ये कहा था कि सैनिकों का वेतन नगद देंगे, घोड़ों को चिन्हित किया जाएगा, डाक चौकियों की स्थापना होगी, ठीक है। इसके अलावा बाजार नियंत्रण होगा, ठीक। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अलाउद्दीन के साथ जुड़े हुए हैं और वे अलाउद्दीन के साथ बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं और लगभग लगभग आप सभी को भी पता है कि वे कौन कौन से कार्य हैं और अलाउद्दीन के संदर्भ में वे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पठान वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत पर पठान केवल लोधियों को कहा गया, जिन्होंने 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया। तो लोधी ही पठान है, पठानों का शासन है ये लोधी वंश का, ठीक। इसमें 3 शासक थे, एक थे बहलोल लोधी, एक थे सिकंदर लोधी और एक थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये लोधी वंश को कहा जाता था। नेक्स्ट, इनमें से अलाउद्दीन के समय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो अलाउद्दीन के बारे में सत्य नहीं है? अलाउद्दीन ने डाक चौकियों की स्थापना की, ये मैंने अभी बताया आपको, तो ये सही है। अलाउद्दीन ने दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। मुफ्त खराज, ये भी मैंने आपको बताया। अलाउद्दीन दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि ये मैंने बताया ये फिरोज शाह तुगलक का है, ठीक। अलाउद्दीन ने सैनिकों को वेतन का नगद भुगतान किया, अलाउद्दीन ने सैनिकों को वेतन का नगद भुगतान किया, ये बिल्कुल सही है। सही उत्तर होगा सी। समझ गए? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक हिंदू मां से उत्पन्न हुआ था? मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक जो शासक था उसकी माँ हिंदू थी, राजपूत थी, है ना। नैला उसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक की माता कौन थी? नैला थी, जो एक राजपूत थी, ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। फिरोज शाह ने अशोक के स्तंभों को दिल्ली स्थापित करवाया, बिल्कुल सही है। एक टोपरा से दिल्ली पहला, दूसरा मेरठ से दिल्ली, फिरोज शाह ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह ने कुतुब मीनार पर कार्य करवाया, ये भी सही है। फिरोज शाह ने रस्म मियान की स्थापना की, नहीं, ये गलत है। ये किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। नेक्स्ट, अलाउद्दीन द्वारा चलाए गए अभियानों का प्रारंभ से अंत की ओर निर्धारित कीजिए। तो ये मैं आपको अभी भी अलाउद्दीन के सारे अभियानों के बारे में बताया था। तो यहां हमने देखा कि गुजरात कब था?
1298 में, सॉरी। जैसलमेर 1299 में, मालवा 1305, चित्तौड़ 1303। अब इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? गुजरात, फिर जैसलमेर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा। तो गुजरात, जैसलमेर, चित्तौड़ और मालवा, ये सही है। शासक भी याद रखना है, यहाँ कर्णदेव था, यहाँ तिलक सिंह और दूधा सिंह थे, यहाँ रावल रतन सिंह थे, यहाँ पर महालक देव था। जो महालक देव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। महालक देव मालवा के शासक थे और परमार वंश के शासक थे। और मालवा पे जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ तो देवपाल शासक था। तो उस समय शासकों की स्थिति देवपाल था उस समय। ठीक। नेक्स्ट, मलिक काफूर द्वारा दक्षिण में जीते गए क्षेत्र और उनके शासकों का कौन सा जोड़ा गलत है? देवगिरी में उसने शंकर देव को नहीं हराया। शंकर देव के जो पिता थे रामचंद्र देव, उनको पराजित किया उसने। होयसल में बीर बल्लाल सही है, काकतीय में रुद्र प्रताप सही है, और पांडे में सुंदर पांड्या सही है। तो ये उसका गलत उत्तर होगा। ये अपन पहले भी डिस्कस किए थे कि उसने कहां कहां पर किसको हराया, तो उसी से दिए गए प्रश्न है। आपके पास किसका नोट्स है? किसके पास पूछ रहे बेटा? नेक्स्ट, सल्तनत काल में उस्र का संबंध किससे है? उस सल्तनत काल में राजस्व से है, क्योंकि सल्तनत काल के जो कर थे उसमें जजिया था, ज़कात था, खराज था, खुम्स था, शर्व था और उश्र था, है ना। तो ये कर था। तो कर का मतलब यह है रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित था। ठीक है, राजस्व बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में पनही का संबंध किससे था? ये बहुत पूछा गया प्रश्न भी है। और तलवार तो मैंने बताया था, सल्तनत काल में शमशीर होती थी। पगड़ी को उस समय उलछा और अंगूठे को जती कहा जाता था, और जूते को पनही कहा जाता था सेंट्रल इंडिया में, है ना, जहां इनका शासन था। तो मध्य भारत के क्षेत्र में पनही मतलब चमड़े के बने हुए जूते होते थे। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दिल्ली अभी दूर है कथन किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? तो ये तो आपको पता ही होगा। सल्तनत काल की स्थिति में जब मैं ये बता रहा था आपसे कि जब निजामुद्दीन औलिया के सहयोग से खुसरव शाह ने गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसे चैलेंज किया कि उसने गाजी मलिक ने। जब गाजी मलिक शासक बन गया तो गाजी मलिक के बेटे जूना खां को निजामुद्दीन औलिया ने भड़काने की कोशिश की। तो उसने उसको संदेशा भेजा कि औलिया हमारे बच्चे से दूर रहना, अगर मौका मिला तो तुमको सबक सिखाएंगे। तो औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त अस्ते, है ना, इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो ये निजामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट था। और जो मीनुद्दीन नहीं है, मुइनुद्दीन चिश्ती है, इनको हम उसके नाम से जानते हैं, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। महबूब ए इलाही, सलीम चिश्ती को हम लोग कहते हैं, सलीम चिश्ती को हम उल औलिया के नाम से जानते हैं। इनको भी सुल्तान उल औलिया कहते हैं। और गेसु दराज को बंदा नवाज कहा जाता है। ठीक है, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, और उस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों तक अपनी अधिक से अधिक प्रश्नों तक अपनी बात को पहुंचाना। ठीक है,
जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की?